जादुई क्रीम का जादू। बहुत समय पहले की बात है। जौनपुर नामक गांव में टीना नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। टीना की एक छोटी बहन भी थी, मीना। टीना हमेशा ही उसका ध्यान रखा करती थी और बचपन से उसे पढ़ाती हुई आ रही थी। टीना अपनी छोटी बहन मीना की देखरेख बिल्कुल अपनी माँ की तरह करती और उसे हंसते हंसते पढ़ा दिया करती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दोनों बहनें स्कूल जाया करती थी और दोनों ही पढ़ने में बहुत होशियार थी। टीना सांवले रंग की थी, जिसके कारण सभी उसका मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन टीना का दिल बहुत अच्छा था और बहुत साफ था। वहीं दूसरी तरफ मीना बहुत सुंदर और बहुत अच्छी दिखती थी, लेकिन उसका दिल दूसरों के लिए बहुत बुरा था। वो हमेशा दूसरों को बुरा भला कहती है और उसको इस बात का एहसास भी ना होता। टीना हमेशा मीना को उसके किए पर उसकी गलती बताती और समझाती, लेकिन मीना को उसकी बातें समझ ना आती। ऐसे ही एक दिन दोनों स्कूल जाते हैं तो देखते हैं कि स्कूल में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है, जिसमें जीतने वाले को पूरे 10,000 रुपए इनाम मिलेगा। ये देखते ही टीना बहुत खुश होती है और अपनी छोटी बहन से कहती है, कितनी अच्छी बात है, हमारे स्कूल में इतना अच्छा फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है और साथ ही साथ इसमें जीतने वाले को पैसे भी मिलेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इसमें मैं जरूर जीतूंगी और मैं कैसे भी करके इसमें पार्टिसिपेट करूंगी। तुम अकेले तो नहीं करोगी, मैं भी तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट करूंगी। आखिरकार मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मेरा जीतना तो बनता है। बल्कि इसमें कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और मुझे लगता है कि मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्या पता हम दोनों में से कोई एक जीत जाए और हम वो कैश प्राइज अपने घर लेकर आए। कैसे बातें कर रही हो दीदी, आप और इसमें जीतोगी? आपने अपना रंग देखा है? कहीं आप हमारी बेइज्जती ना करवा दो। आप इसमें पार्टिसिपेट ना ही करो तो अच्छा है। मैं हूँ ना, मैं जीत कर ले आऊंगी। मीना, तुम अपनी बड़ी बहन से कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता भी है बाहर वाले तो मजाक उड़ाते ही हैं। तुम घर में मेरी छोटी बहन होकर भी मेरा मजाक उड़ाओगी? मजाक न उड़ाऊं तो क्या करूं दीदी, आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए था। कहाँ आप कहाँ मैं, हम दोनों में से कौन जीतेगा ये तो बच्चा बच्चा बता सकता है, लेकिन आपको फिर भी कंपटीशन में अगर पार्टिसिपेट करना है तो आप कर सकती हो। दोनों बहनें इतनी बातें करके अपनी अपनी क्लास में चली जाती है। क्लास में सभी बच्चे कंपटीशन से रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं कि तभी क्लास में टीचर आ जाती है। टीचर सभी को कंपटीशन के बारे में समझा देती है। सभी बच्चे अपना अपना नाम रजिस्ट्रेशन डेस्क पर लिखवा देते हैं। टीना को क्लास में अपना नाम लिखवाता देखकर बच्चे उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं। जरा देखो तो कितना ज्यादा शौक चढ़ा इसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का, जैसे कि ये जीत ही जाएगी। आखिरकार तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन में सिर्फ रंग रूप शक्ल सूरत ही देखी जाएगी? तुम्हें इस बारे में शायद नहीं पता कि उसमें क्विज कंपटीशन टाइप भी होगा। मुझे लगता है इस कल्लू के बहुत पर निकल आए हैं, इसको हमें जमीन पर रास्ता दिखा देना चाहिए। आजकल कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है। लड़कियां ये सारी बातें कर रही होती है और टीना को उनकी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। लेकिन टीना को सभी लड़कियों के बारे में समझ आ चुका था कि कोई भी उसके बारे में अच्छा नहीं बोल सकता, सभी उल्टा ही बोलेंगे। इसलिए वो उन लोगों से दूर रहना पसंद करती थी। और वहीं दूसरी तरफ दोनों बहनें स्कूल की छुट्टी होते ही अपने घर पहुँचती है और अपनी माँ को सब कुछ बताती है। अरे वाह, मैं तो चाहती हूँ मेरी टीना मीना दोनों जीत जाए, लेकिन ये तो कंपटीशन है बेटा, इसमें कोई एक ही जीतता है। मैं चाहती हूँ तुम दोनों ही पार्टिसिपेट करो, बाकी रिजल्ट का क्या है देखा जाएगा, कौन जीतता है। देखा मीना, जो बात मैंने कही थी वही बात हमारी माँ भी कह रही है, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी और तुमने मेरे रंग रूप को लेकर मजाक उड़ाया। क्या सच में मीना, तुमने अपनी बड़ी बहन टीना का मजाक उड़ाया? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? वो तुम्हारी बड़ी बहन है और तुम्हारा ख्याल बिल्कुल माँ की तरह रखती है। तुम्हें कम से कम उसे अच्छा कहना नहीं आया तो उसे बुरा तो ना कहती। माँ, मुझे पता है मैंने मजाक में कहा था, दीदी तो बुरा ही मान गई। बेटा, ये सारी बातें मजाक में नहीं करी जाती है और तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि वो तुम्हारी बड़ी बहन है। तुम्हें उससे इज्जत के साथ बात करनी चाहिए। चलो अपनी बड़ी बहन से माफी मांगो और तुम दोनों कंपटीशन की तैयारी मिलकर करो। मीना अपनी माँ की बातों के दबाव में आकर अपनी बहन से माफी तो मांग लेती है, लेकिन मन ही मन मीना के दिमाग में अपनी बहन के लिए नफरत बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी माँ उसे डांट देती है
और मीना उस कंपटीशन में जीतने के लिए हर वो कोशिश करती है जिससे वो कंपटीशन जीत जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टीना अपनी लगन और मेहनत के साथ खूब अच्छे से पढ़ाई करती है। साथ ही साथ इस कंपटीशन के लिए भी शॉपिंग करती है और अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस चुनकर लेती है। कंपटीशन के दिन नजदीक आ रहे होते हैं। टीना अपनी तैयारी में लगी होती है, वहीं मीना खेल कूद में लगी रहती है और सिर्फ कंपटीशन के लिए एक फैंसी ड्रेस लेकर बैठ जाती है। मीना कभी भी अपने कंपटीशन को लेकर इतनी सीरियस नहीं थी जितनी टीना थी और कंपटीशन के दिन आ ही जाता है। जब सभी बच्चे अपनी अपनी तैयारी के साथ स्कूल में पहुंच जाते हैं। सभी बच्चे बहुत सुंदर दिख रहे होते हैं। सभी ने एक से एक अच्छी ड्रेस पहनी होती है और सभी बहुत सुंदर तरीके से तैयार होकर आते हैं। ये सब देखकर टीना थोड़ी डर जाती है क्योंकि उसका रंग सांवला होने की वजह से उसकी ड्रेस उसके ऊपर थोड़ी कम जचती है। लेकिन उसकी माँ उसे कॉन्फिडेंस देती है और स्कूल में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजती है और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है। सभी बच्चे इतने सुंदर दिख रही हैं, तो क्या हुआ, मैं भी सबसे कम नहीं। और साथ ही साथ मैंने अपनी क्विज की भी तैयारी करी है। हो सकता है इन बच्चों में मैं ही जीत कर आऊं। मुझे इनसे डरने की क्या जरूरत है। माँ ने मुझे यही सिखाया है कि डट कर सामना करो। ये सब बातें सोचकर टीना लाइन में खड़ी हो जाती है और सभी बच्चे एक एक करके अपने फैंसी ड्रेस के साथ एक वॉक करते हैं और अपना अपना इंट्रो देते हैं। सामने बैठे जज द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब बहुत से बच्चे नहीं दे पाए, लेकिन टीना हर क्वेश्चन का जवाब बहुत सटीक देती है और उसके हर क्वेश्चन का सही जवाब देता हुआ देखकर उसकी छोटी बहन मीना समझ जाती है कि अब तो टीना ही जीतेगी। थोड़ी देर बाद सभी बच्चों को रिफ्रेशमेंट के लिए भेज दिया जाता है और तब तक जज रिजल्ट डिस्कस करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। सभी बच्चे हॉल में इकट्ठे खड़े हो जाते हैं और तभी सबके बीच में टीना जीत जाती है और अपनी जीत की खुशी सुनकर टीना बहुत खुश होती है और सीधा ही स्टेज पर चली जाती है। टीना को पैसे इनाम मिलते हैं और साथ ही साथ एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिसको देखकर टीना बहुत खुश होती है। घर आकर सारी बातें अपनी माँ को बताती है। माँ टीना की जीत जाने की खुशी में कहती है, मुझे पता था मेरी बेटी मेरा नाम रोशन जरूर करेगी, और फिर वो चाहे टीना हो या मीना। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी बच्ची आज जीत कर आई है और पूरे 10,000 रुपए इनाम भी लेकर आई है। सभी इस बात का जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन पास में बैठी मीना को ये सारी चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती और फिर अपनी बहन से बदला लेने के लिए मीना अपनी बहन के कमरे में जाकर एक एक्सपायरी फेस वॉश रख देती है। और जैसे ही टीना अपने कमरे में कपड़े चेंज करने जाती है, वो कपड़े चेंज कर हाथ मुंह धोने लगती है और वो वही एक्सपायरी फेस वॉश यूज कर लेती है। जैसे ही टीना अपना मुंह धोकर बाहर आती है, उसके मुंह पर खुजली होने लगती है और खुजली होते होते उसके मुंह पर बहुत सारे दाने हो जाते हैं। ये देखकर टीना रोने लगती है और अपनी माँ से कहती है, माँ आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज फेस वॉश यूज करने के बाद मेरे मुंह पर खुजली होने लगी और मेरे मुंह पर बड़े बड़े दाने भी हो गए। अब मैं बहुत बदसूरत दिख रही हूँ। अब मेरा क्या होगा माँ? मैं तो पहले से भी ज्यादा बेकार दिखने लगी हूँ। बेटा, कल सुबह होते ही हम लोग डॉक्टर के पास चलेंगे और वहाँ जाकर ये सब दिखाएंगे। जरूर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो। ठीक है माँ, लेकिन अभी तो मेरे मुंह पर कुछ लगा दो ताकि मेरे को राहत मिल जाए। टीना की माँ टीना के चेहरे पर बर्फ लगा देती है ताकि उसे तुरंत के लिए आराम मिल जाए और जैसे ही टीना को थोड़ा आराम मिलता है, सो जाती है। अगले दिन सुबह जब टीना उठती है तो उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ जाता है और अब वो सांवली नहीं बल्कि काली दिखने लगती है। टीना ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और रोते रोते अपनी छत पर जाकर खड़ी हो जाती है और वहीं से कहती है, हे भगवान, मुझे ही आपने इतना पक्का रंग क्यों दिया है? ऊपर से पता नहीं मेरे मुंह पर क्या हो गया है। मैं तो पहले से भी ज्यादा काली दिखने लगी हूँ। अब मेरा क्या होगा? कोई भी मुझे पसंद नहीं करता था और अब तो मैं और भी ज्यादा काली हो गई हूँ। अब तो और कोई मुझे नहीं पसंद करेगा। अब मैं क्या करूँ? कैसे अपनी जिंदगी जीऊँ? हे भगवान, आज मैं यहाँ से कूद कर मर ही जाती हूँ। मेरा इस जिंदगी में कुछ नहीं होगा। मुझे हर कोई काला काला कहकर ही चिढ़ाएगा। क्यों न मैं मर ही जाऊँ। टीना के घर के पास से गुजर रही परी टीना की बातें सुन लेती है और तुरंत ही उसके पास जाकर उससे कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें इंसान का जीवन इतनी मुश्किल से मिला है तो तुम अपना जीवन व्यर्थ नहीं कर सकती। और फिर तुम बदसूरत नहीं हो, ये सब तुम्हारी बहन ने किया है।
मैं एक जादुई परी हूँ। मैं तुम्हारी हर समस्या का सॉल्यूशन तुम्हें दे सकती हूँ। ठीक है, मैं जानती हूँ मेरी बहन मुझसे नाराज है, लेकिन क्या उसके ये सब करने से सब कुछ ठीक हो सकता है? मैं कंपटीशन में अपनी मेहनत से जीती हूँ, लेकिन उसने तो मुझसे दुश्मनी ही मोल ले ली। कोई बात नहीं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। मेरे पास भी तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ये लो, ये जादुई क्रीम है। इस क्रीम को तुम रात को लगाकर सो जाना और ये रात रात तुम्हारे मुंह को पहले से अच्छा और सुंदर बना देगी। और अगर हो सके तो तुम इसे पूरे शरीर में लगा लेना। तुम इस क्रीम के इस्तेमाल करते ही बहुत सुंदर दिखने लगोगी और साथ ही साथ तुम अपनी बहन से भी ज्यादा सुंदर बन जाओगी। अच्छा, क्या सच में? ठीक है, आपका धन्यवाद, आपने मेरी मदद करी। मैं आज ही इस क्रीम को लगाकर सो जाऊंगी। इतना कहते ही परी वहाँ से चली जाती है और रात होती ही टीना वो क्रीम अपने चेहरे पर लगाकर सो जाती है और साथ ही साथ अपने पूरे हाथ पैरों पर भी मसल लेती है। टीना जब सुबह उठती है तो उस क्रीम का इतना अच्छा असर होता है कि टीना अपनी बहन मीना से भी ज्यादा सुंदर दिखने लगती है। ये सब देखकर टीना को कोई भी नहीं पहचान पाता। फिर टीना अपने घर पर सभी को सब कुछ सच सच बताती है और सभी उसकी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। वहीं उसकी बहन मीना उसकी क्रीम ढूंढने के लिए उसके कमरे में जाती है और वो क्रीम उसे मिल जाती है। ये रही वो क्रीम जिससे ये कल्लू इतनी सुंदर बन गई। अब मैं भी इस क्रीम को लगा लेती हूँ, मैं भी सुंदर बन जाऊंगी। इतना कहती ही मीना जल्दी जल्दी वो क्रीम अपने मुंह पर लगा लेती है और उस क्रीम का उल्टा ही असर उसके ऊपर पड़ता है, क्योंकि वो क्रीम सिर्फ उसे ही फायदा करती है जिसको दिक्कत थी और उसे सही असर दिखने की जगह गलत असर दिख जाता है और उसका पूरा चेहरा काला पड़ जाता है और वो टीना की तरह दिखने लगती है। ये सब देखकर मीना रोती हुई बाहर आती है और कहती है, तुमने जानबूझकर ये क्रीम अपने कमरे में रखी थी ना, और मुझे भी इस क्रीम के बारे में बताया था कि मैं ये क्रीम अपने मुंह पर लगाऊं और तुम्हारी तरह कल्लू बन जाऊं, है ना? लेकिन मीना, मैंने तो तुम्हें ये क्रीम लगाने के लिए कहा ही नहीं। ये क्रीम तुमने अपने ऊपर क्यों लगाई? वही मीना अपने किए पर शर्मिंदा होती है और साथ ही साथ टीना के सारे दुख कट जाते हैं। वो पहले से ज्यादा अच्छी लगने लगती है और मीना अपने कर्मों के कारण अपना फल भुगतती है जो उसने कर्म किए होते हैं। बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर नामक एक छोटे से गांव, जहां श्वेता अपनी बुआ सपना और फूफा राम किशोर के साथ रहती थी। श्वेता की मां का देहांत कुछ दिनों पहले ही हुआ था, क्योंकि उसकी मां की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। श्वेता के पिता श्वेता की मां के गुजर जाने के 1 महीने बाद ही इस दुनिया से चले गए थे। श्वेता के पिता अपनी बेटी श्वेता को अच्छे से पढ़ाना लिखाना चाहते थे और उसे एक अफसर बनाना चाहते थे, लेकिन श्वेता की मां के गुजर जाने के बाद श्वेता का ठीक से पालन पोषण तक नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण श्वेता का पिता श्वेता को उसकी बुआ के घर छोड़ आता है और फिर 1 महीने बाद वो भी इस दुनिया से चला जाता है, जिसके बाद श्वेता इस दुनिया में अकेली पड़ जाती है। श्वेता की बुआ श्वेता से बहुत प्यार करती थी, लेकिन दूसरी तरफ उसके फूफा उसे बहुत नफरत करते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। श्वेता, तुम्हें मैं बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे माता पिता के चले जाने के बाद मैं ही तुम्हारा ख्याल रखती हूँ। तुम्हें कभी भी कोई भी आवश्यकता हो तो मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूँगी, लेकिन तुम्हें मुझे समय से पहले बताना होगा। जी बुआ, लेकिन यहाँ मुझे बहुत अकेला महसूस होता है। यहाँ कोई भी मेरी उम्र का नहीं है और सभी मुझसे बहुत बड़े बड़े हैं। मैं किसके साथ खेलूं और किसके साथ पढूं? तुम्हारा एडमिशन मैंने गांव के एक अच्छे स्कूल में करवाया है, जहाँ पर तुम्हें 2 दिन बाद जाना है और वहीं जाकर तुम अपने अच्छे अच्छे दोस्त बनाना और उन्हीं के साथ तुम खेलना और पढ़ना। श्वेता और श्वेता की बुआ ये सारी बातें कर ही रही होती है कि पास में खड़ा श्वेता का फूफा राम किशोर ये सारी बातें सुन रहा होता है और मन ही मन चल रहा होता है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में इसका बाप इसको यहाँ छोड़कर गया और अब हमें इसका पालन पोषण करना पड़ रहा है। मैं तो इसे बिल्कुल नहीं चाहता और ये मेरे घर में घुसकर बैठ गई है। मुझे कुछ करना पड़ेगा ताकि मैं उसको अपने घर से निकाल सकूं। राम किशोर ये सब मन में सोच ही रहा होता है कि तभी सपना श्वेता के लिए कई तरीके के पकवान बना रही होती है। तभी राम किशोर रसोई में जाता है और सपना से कहता है,
मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम पूरा पूरा दिन श्वेता श्वेता ही करती रहती हो। कभी श्वेता के लिए ये लाना है, कभी श्वेता के लिए ये बनाना है, कभी मेरे बारे में भी कुछ पूछ लिया करो। अब शादी को बहुत समय हो चुका है, अब हमें हमारे वंश को आगे बढ़ाना चाहिए। श्वेता अभी छोटी बच्ची है और आप तो एक समझदार इंसान हो, आप तो अपने काम खुद ही कर सकते हो। और श्वेता हमारी जिम्मेदारी है, हमें इसका पूरा ख्याल रखना होगा। मैं श्वेता की परवरिश में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। ठीक है, तो तुम बैठे बैठे उसके लिए पकवान ही बनाती रहो, मैं जा रहा हूँ। सपना श्वेता के लिए बहुत अच्छे अच्छे तरह तरह के पकवान बनाती है और उसे खिलाती है। पकवान खाकर श्वेता बहुत खुश होती है और 2 दिन बीत जाते हैं और अगले दिन उसे स्कूल जाना होता है। श्वेता की बुआ श्वेता का सारा सामान बैग में लगाकर बैग पैक कर देती है और उसे स्कूल ले जाती है। स्कूल जाकर श्वेता देखती है, अरे वाह, यहाँ तो इतने सारे बच्चे पढ़ने आते हैं। मुझे तो लगा था कि मैं इस दुनिया में अकेली रह गई, लेकिन आज मेरी ये गलतफहमी भी दूर हो गई। और मेरी बुआ कितनी अच्छी है, वो मेरा कितना ख्याल रखती हैं और उन्होंने मुझे गांव के सबसे अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाया है। आज मेरे माता पिता के बाद मेरी बुआ ही मेरा ख्याल रख रही हैं। थैंक गॉड कि मेरे पास बहुत अच्छी बुआ है। श्वेता स्कूल में पहुंचकर स्कूल देखकर मन ही मन बहुत सारी बातें कर रही होती है कि तभी सभी क्लास के बच्चे आ जाते हैं और टीचर आ जाती है। उसके बाद सभी ध्यान से पढ़ रहे होते हैं। तभी थोड़ी देर बाद लंच हो जाता है और सभी बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं। सभी एक एक करके अपना अपने इंट्रोडक्शन देते हैं एक दूसरे को। तभी श्वेता भी अपने बारे में सबको बताती है। श्वेता अपनी बातें बताते बताते रोने लगती है कि तभी एक लड़की कहती है, तुम रो क्यों रही हो? हमारे स्कूल में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं है और फिर हम इस स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं और हमें इतना अच्छा एनवायरनमेंट भी मिल रहा है, तो हमें मन लगाकर पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। सभी लड़कियों की बातें सुनकर श्वेता मन ही मन अच्छा महसूस करने लगती है और सबके बीच घुल मिल जाती है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और सभी बहुत अच्छे से श्वेता के साथ कॉर्पोरेट करते हैं और श्वेता भी मन लगाकर पढ़ाई करती है। 1 साल बीत जाने के बाद श्वेता की बुआ कहती है, अब तो तुम धीरे धीरे बड़ी हो रही हो और मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए तुम्हारा एक छोटा भाई या बहन भी होनी चाहिए। और अब हमारे घर में कुछ दिनों बाद एक छोटा नन्हा मेहमान आने वाला है। अरे वाह, मैं तो हमेशा से चाहती थी कि इस घर में एक छोटा बच्चा होना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा से अकेला महसूस करती रही और फिर स्कूल जाने के बाद मुझे इतना होश ही नहीं रहता। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे अपने भाई या बहन आने वाले हैं। दोनों ये सब बातें कर ही रही होती हैं कि तभी राम किशोर घर आ जाता है। सपना ये खुशखबरी राम किशोर को बताती है। राम किशोर बातें सुनकर खुशी से झूम उठता है। ऐसे ही दिन बीत रही होती हैं और फिर पूरे 9 महीने बीत जाने के बाद श्वेता की बुआ की बेटी होती है। उसे देखकर श्वेता कहती है, अरे ये कितनी प्यारी है और कितनी सुंदर है। मेरी एक छोटी बहन आ गई, इसको हम प्यार से चेतना बुलाएंगे। छोटी सी नन्ही परी को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और गांव में लड्डू बांटते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं और ऐसे ही खुशी खुशी दिन बीत रही होते हैं। कुछ साल बीतने के बाद वो नन्ही परी भी बड़ी हो जाती है और बड़े होने के साथ साथ जिद्दी भी हो जाती है। चेतना बिल्कुल अपने पापा पर जाती है और हमेशा श्वेता से चिढ़ती रहती थी। ऐसी ही एक दिन की बात है। माँ, श्वेता दीदी हमेशा अपने स्कूल का काम करती रहती है। मेरे दोस्तों के भाई बहन तो उनके साथ खेलते हैं, लेकिन श्वेता दीदी है कि इनके पास मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अरे नहीं चेतना बेटा, श्वेता दीदी तुमसे बड़ी है और उन्हें अपने स्कूल की पढ़ाई भी करनी होती है, इसलिए वो तुम्हारे साथ नहीं खेलती। और अब मैं सोच रही हूँ कि तुम भी अब बड़ी हो गई हो, तुम्हारा भी स्कूल में दाखिला करवा दूँ। अपनी माँ की ये बातें सुनकर चेतना गुस्से से कहती है, माँ मैं भी बहुत छोटी हूँ, मुझे भी स्कूल नहीं जाना और मैं श्वेता दीदी की तरह पढ़ाकू नहीं बनना चाहती। मैं तो एक मॉडल बनना चाहती हूँ। वो बिल्कुल बोरिंग है, लेकिन मैं कभी बोरिंग नहीं बनना चाहती। श्वेता बेटा, जरा चेतना के साथ थोड़ी देर खेल लो, वरना ये तुम्हें परेशान ही करती रहेगी और तुम पढ़ भी नहीं पाओगी। ठीक है बुआ, मैं थोड़ी देर चेतना के साथ खेल लेती हूँ। दोनों बहनें मिलकर खेलने लगती है कि तभी चेतना श्वेता से कहती है,
पता नहीं कहां से उठकर तुम हमारे घर में आ गई, लेकिन मुझे तुम फूटी आंख नहीं पसंद। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया? ना तो तुम खुद खेलती हो और ना ही मुझे खेलने देती हो, और तुम्हारी वजह से अब माँ भी मेरा एडमिशन करा देंगी स्कूल में। ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? तुम मेरी छोटी बहन हो, और चेतना, मैं तुम्हारी शिकायत माँ से लगा दूंगी अगर तुमने मुझे बुरा भला कहा तो। श्वेता की ये बात सुनते ही चेतना नाटक करने लगती है और अपनी माँ को जोर जोर से आवाज लगाती है। माँ देखो ना, माँ मुझे श्वेता दीदी ने थप्पड़ मारा जबकि मेरी गलती भी नहीं थी। चेतना की रोने की आवाज सुनकर सपना दौड़ी दौड़ी आती है और चेतना की सारी बात सुनकर सपना को विश्वास नहीं होता कि श्वेता चेतना को थप्पड़ मार सकती है। सपना कहती है, क्या हुआ बेटा? श्वेता, तुमने चेतना को थप्पड़ क्यों मारा? क्या इससे कोई गलती हो गई थी या फिर इसने तुम्हारा कोई काम बिगाड़ दिया था? नहीं बुआ, बल्कि चेतना ने अभी मुझे बहुत कुछ कहा और इसने मुझे पराई होने का एहसास भी दिलाया, और मैंने इसको कुछ नहीं कहा बल्कि मैंने इसको समझाया था, लेकिन ये नाटक करके आपको मेरे लिए बुरा बनाना चाहती है। सपना, चेतना और श्वेता ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से राम किशोर आ जाता है और सारी बातें सुन लेता है। तुम कभी भी अपनी बेटी की बातों को सच मत मान लेना। तुम हमेशा श्वेता को ही अपनी बेटी समझना, जबकि श्वेता ने हमारी बेटी को थप्पड़ मारा। इसकी हिम्मत कैसे हुई? इसने मेरी बेटी को छुआ कैसे? अभी बताता हूँ इसको। राम किशोर गुस्से से श्वेता की तरफ श्वेता को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है कि तभी सपना उसे रोक लेती है और कहती है, मुझे यकीन है कि श्वेता कभी भी हमारी बेटी चेतना को नहीं मार सकती और न ही उसको बुरा भला कह सकती है, और श्वेता हमारी जिम्मेदारी है। श्वेता बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है, मैं उसके साथ गलत होता नहीं देख सकती, और आप उसके ऊपर हाथ कैसे उठा सकते हैं? श्वेता आपकी भी तो बेटी जैसी है ना? तुम्हें प्यारी होगी तुम्हारी श्वेता बिटिया, लेकिन मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं और मैं इसको अपने घर में 1 मिनट और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाओ, चली जाओ यहाँ से श्वेता, वरना मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से धक्के मार कर निकालूंगा। चेतना अपने नाटक में कामयाब हो जाती है और श्वेता को अपने घर से कैसे भी करके निकाल देने की कोशिश करती है, और वो इस कोशिश में कामयाब हो भी जाती है। चेतना का पिता राम किशोर, जो हमेशा से श्वेता को नापसंद करता था, वो मौका ढूंढता था कि वो कैसे भी करके श्वेता को उस घर से बेदखल कर दे, और आखिरकार उसने उसको बुरा भला कहकर घर से बाहर कर ही दिया। वहीं दूसरी तरफ श्वेता रोते रोते एक घने जंगल में पहुंच जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने आप को कोस रही होती है। काश मैं इस दुनिया में आती ही नहीं तो अच्छा होता, और काश मेरे पास मेरे माता पिता होते तो मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। मेरी बुआ इतनी अच्छी है, लेकिन मेरे फूफा मुझे कभी भी अपनी बेटी नहीं समझते, और तो और मैंने उस छोटी सी बच्ची को अपनी सगी बहन समझा था, लेकिन वो तो बिल्कुल अलग निकली। उसने तो जानबूझकर नाटक किया और मुझे बुआ की नजरों में गिरा दिया। अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं, और अब मैं कैसे खाना पीना खाऊंगी और कहाँ रहूंगी? श्वेता ये सब कहकर रो रही होती है और बहुत परेशान होती है कि तभी अचानक उसकी माँ उसके सामने प्रकट होती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो और तुम्हारी बुआ ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा, लेकिन उस छोटी बच्ची चेतना और तुम्हारे फूफा ने तुम्हें बहुत परेशान किया। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इतना कहकर श्वेता की माँ श्वेता को एक नेकलेस देती है और कहती है, ये लो, ये एक जादुई नेकलेस है, इसे तुम पहन लो और ये तुम्हारी हर जगह मदद करेगा। तुम जो भी चाहोगी इस नेकलेस से मांग लेना, ये नेकलेस तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। लेकिन ध्यान रहे, इसका कभी भी गलत प्रयोग मत करना। हमेशा तुम इसका प्रयोग अच्छे कामों में करना और लोगों की मदद करना। ठीक है माँ, मैं आपकी सारी बातों को याद रखूंगी। श्वेता अपनी माँ की सारी बातें सुनकर घर चली जाती है और उस नेकलेस को पहनकर कहती है, हे जादुई नेकलेस, मेरे फूफा जी और मेरी छोटी बहन को मेरे लिए अच्छा व्यवहार करने के काबिल बना दो और उनके दिल में मेरे लिए एक अच्छी जगह बना दो, ताकि वो मुझे प्यार करे और मुझे अच्छे से रखे। श्वेता के इतना कहते ही जादुई नेकलेस के आसपास एक दिव्य रोशनी घूमती है और अगले दिन श्वेता के फूफा जी श्वेता का ख्याल रखते हैं और उसके मनपसंद की चीजें उसे लाकर देते हैं। ये सब देख श्वेता बहुत खुश होती है और साथ ही उसकी छोटी बहन चेतना भी उससे बहुत प्यार से बात करती है।
ये सब देखकर श्वेता को बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, जैसा माँ ने कहा था ये तो वैसा ही हो रहा है और ये जादुई नेकलेस मेरी हर जगह मदद करेगा। मुझे लगता है कि अब मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि मुझे मेरी बुआ और मेरी फूफा और मेरी बहन मिल गई। सबको एक साथ देखकर श्वेता बहुत खुश होती है और फिर अपने जादुई नेकलेस से कहती है, हे जादुई नेकलेस, हमें एक अच्छा और बड़ा घर दे दो जिसमें जरूरत की सभी चीजें हो, ताकि हम हंसी खुशी अच्छे से रह सके और उसमें खाने की अच्छी अच्छी चीजें हो, ताकि हम सभी सुकून की जिंदगी जी सके। श्वेता के इतना कहते ही जादुई नेकलेस के आसपास एक दिव्य रोशनी घूमती है और उसका एक छोटा सा घर एक बड़े घर में बदल जाता है, जिसमें सभी खाने की चीज होती है, जरूरत की चीजें रखी होती है। ये सब देख श्वेता के बुआ, फूफा और उसकी छोटी बहन बहुत खुश होते हैं और सभी श्वेता से बहुत प्यार करते हैं। ये सब देखकर श्वेता बहुत खुश होती है और हंसी खुशी अपनी जिंदगी अपने बुआ फूफा के साथ जीने लगती है। इस तरह श्वेता बड़ी हो जाती है और धीरे धीरे सभी का ख्याल रखने लगती है और अपने जादुई नेकलेस की मदद से जरूरतमंद लोगों की मदद भी करती है।